Hello guys, how are you all? This is Ravinder Olyan. Today I'll make you understand about the very first chapter of chemistry, that is chemical reactions and equations. But before starting the chapter, I want to tell you the definition of chemistry. Chemistry is the branch of science that deals with the study of matter and its composition. नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम इसमें कि मैटर मीन्स हम पढ़ के आ चुके हैं, हमारे चारों तरफ जो भी चीज है, जो जगह घेरती है, जिसका कुछ मास है, उसको हम मैटर मानते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मैटर के बारे में और उसकी कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स वो किस चीज से फर्दर मिलके बनती है। तो ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और एंटोनियो लेवोइजर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको चेंजेस के बारे में। चेंजेस क्या होते हैं? तो जैसा हम जानते हैं कि चेंजेस का मतलब कोई भी बदलाव, किसी चीज में कोई बदलाव आना, वो पहले कैसी थी और बदलाव आके वो बाद में कैसी हुई, तो उसको हम चेंज कहते हैं। तो चेंजेस आर ऑफ टू टाइप। चेंजेस आर मेनली ऑफ टू टाइप। फर्स्ट फिजिकल चेंज, और हम यहां पे कह सकते हैं केमिकल चेंज। सेकेंड केमिकल चेंजेस। तो देखिए, अगर हम इनको जानना चाहें, डिफरेंशिएट करें, तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस देखिए, हम वैसे छोटी क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिनके दौरान केवल शेप, साइज या उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है, और ये चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं। मींस आफ्टर सम टाइम इट कैन रिवर्स, इट कैन बी रिवर्स। यानी कि जैसे पानी को हम फ्रीज में रखते हैं तो उस समय वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ समय बाद अगर उसको बाहर रख दिया जाए तो इट विल फाइनली कन्वर्ट इनटू वाटर। तो ये चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं। तो चलिए इनके बारे में लिख लेते हैं। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? द चेंजेस इन विच ओनली shape, size or configuration of a body or of an object the changes in which shape, size and configuration of an object changes. And no new substances are formed। इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, वही कैरेक्टरिस्टिक्स, वही प्रॉपर्टीज जो पिछले ओरिजिनल सब्सटेंस की थी वही रहेंगी। और ये चेंजेस क्या होते हैं? सेकेंडली हम कह सकते हैं दीज आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मींस वापस अपनी वैसी ही पोजीशन में आ सकते हैं, वैसी ही स्टेट में आ सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल होते हैं। केमिकल चेंजेस आर द चेंजेस इन विच प्रॉपर्टीज substance the changes in which properties of a substance change, उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी ही बदल जाती है। we can say new substance is formed with न्यू प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल, जैसे दूध हम शाम को रखते हैं और मॉर्निंग में देखते हैं तो वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो मीन्स वो जो चेंज आया उस समय नई पहचान के साथ, नई प्रॉपर्टीज के साथ नई चीज बन गई, मीन्स वो दही में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस।
और these are irreversible, मीन्स ये इरिवर्सिबल होते हैं। these cannot be reverse, वापस कभी भी हम दही से दूध को में वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये इरिवर्सिबल होते हैं। इनमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, न्यू प्रॉपर्टीज के साथ वो फॉर्म होता है। तो ये केमिकल चेंजेस होते हैं, ये फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो गाइज आई थिंक आपको चेंजेस के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर के बारे में। तो देखिए चैप्टर हमारा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले ये मैंने इसीलिए क्लियर किया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इनके बारे में जानने से पहले हमें चेंजेस आने चाहिए। तो वी कैन से केमिकल रिएक्शंस the reactions in which chemical changes takes place. In very simple word, देखिए केमिकल रिएक्शन की बहुत आसान सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। द रिएक्शंस, ये वो रिएक्शन है इन विच केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, जिसमें केमिकल चेंज होते हैं, या हम कह सकते हैं द प्रोसेस इन विच, रिएक्शन की बजाय भी हम यहां क्या यूज कर सकते हैं, द प्रोसेस। द प्रोसेसेस इन विच केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, तो वो केमिकल रिएक्शंस कहलाएंगी। अब बात करते हैं इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं x प्लस वाई या एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, जो भी हम पढ़ते हैं, तो इक्वेशन का मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सब पढ़ के आ चुके हो कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स, बोलिए सब जानते हो ये क्या बनेगा, वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड। शाबाश। तो ये एक क्या है, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, बहुत सिंपल, कि कार्बन जब कभी ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इसको यदि हम सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कार्बन को हम C लिख सकते हैं, प्लस ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, गिव्स, ये जो एरो मार्क है ये क्या पढ़ा जाता है, गिव्स, मींस ये आपस में रिएक्ट हुए, इनसे ये बनेगा, जो अब हम लिखेंगे तो ये बना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की है मैंने इस इक्वेशन की, सॉरी इस रिएक्शन की, तो ये क्या कहलाएगी, इक्वेशन कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन। तो इन सिंपल वर्ड वी कैन एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन दैट द symbolic representation of the chemical reactions are called equation. Symbolic representation of the chemical reactions are called chemical equations. यानी कि सिंबल्स की फॉर्म में केमिकल रिएक्शंस को दर्शाना क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। ओके गाइस, तो देखिए ये जो एरो मार्क है ये गिव्स पढ़ा जाएगा। एरो मार्क से पहले जो चीज यूज होती है ये होते हैं रिएक्टेंट्स। ये दोनों क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स। और एरो मार्क के बाद जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स। यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट है, वैसे 2, 3 कितने भी हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इनके बारे में जान लेते हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो रिएक्टेंट वो चीज है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, और इनकी रिएक्शन से, इनके मिलने से कोई नई चीज बनती है। तो जो इनकी रिएक्शन से नई चीज जो बनती है उनको प्रोडक्ट्स कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि हम कब कैसे कह सकते हैं कि कहीं केमिकल रिएक्शन हुई है। तो देखिए डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हमारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि दूध
जब हम गर्म करते हैं तो ये एक चेंज आएगा कि वो धीरे 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 कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा किस चीज में, यानी कि उससे हम मेवा बना सकते हैं, या पानी का जो है बर्फ में बदलना, या पानी का वेपर्स में बदलना। ओके, हम देखते हैं दूध का दही में कन्वर्ट होना, फलों का पकना, लोहे पे जंग लगना। तो इस प्रकार से बहुत सारे चेंजेस हम डेली लाइफ में देखते हैं। तो इन चेंजेस में कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो फिजिकल हैं और कुछ केमिकल हैं, वो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। तो गाइज, किन चीजों को हम देख के कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई? अच्छा क्वेश्चन है और आपकी नॉलेज के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है कि व्हेन वी कैन से वेदर द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस और नॉट। तो उसके लिए मैं आपको कह रहा हूं, इफ द फॉर्मेशन, यहां ये मिटा देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, यानी कि प्रेसिपिटेट्स यदि बनते हैं किसी दौरान, तो उस समय हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? वो अनसोल्यूबल सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में बनते हैं और वो सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। जैसे जब हम दूध को उबाल करके उसमें अगर नींबू निचोड़ देते हैं तो दूध फट जाता है, और उस दौरान वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? पनीर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो उसके दौरान जब दूध फट के गाढ़ा सा होके नीचे जब बैठता है और वो लिक्विड चीज ऊपर आ जाती है, तो जो नीचे वो बैठा वो एक किस्म से हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेट्स, यानी अनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड सेटल डाउन, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। और तो जिस चीज में प्रेसिपिटेट बनते हैं तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है इनको देख के, या हम कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि कहीं पे गैस अपने आप इवोल्व होनी स्टार्ट हो गई हो तो भी हम कह सकते हैं क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कि इसके लिए आप ध्यान रखिए, एक चीज आप आज ही नोट कर लें कि जब कभी भी किसी एसिड के साथ कोई मेटल रिएक्ट कर जाए, यानी कि किसी मेटल में अगर एसिड डाल दिया जाए तो हमेशा एक गैस इवॉल्व होगी, दैट इज हाइड्रोजन गैस। आप ध्यान रखिए, कभी भी कोई मेटल किसी भी एसिड के साथ अगर रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है, तो उस दौरान हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और क्या पहचान होती है हाइड्रोजन गैस की? कि हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं वो ब्रस्ट होते हैं पॉप साउंड से, पॉप साउंड से वो ब्रस्ट होते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस यदि हुई तो भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। और वी कैन से चेंज ऑफ कलर, कलर में बदलाव आ गया है कि पहले कोई कलर दूसरा था और कोई चीज मिलने के बाद उसका दूसरा कलर बन गया है, तो वो भी क्या कह सकते हैं हम कि केमिकल रिएक्शन हो रही है वहां पे। और वी कैन से चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर में यदि कोई चेंज आता है तो भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि हम डेली लाइफ में देखा होगा कि जब कभी भी व्हाइट वॉशिंग कराते हैं तो जिस कंटेनर में हम वो व्हाइट वॉशिंग का जो मटेरियल है उसको मिला देते हैं पानी के साथ, और पानी में जब वो मिलेगा तो उस दौरान उसको छोड़ दिया जाता है कुछ समय एज इट इज। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां जब वो आपस में मिलते हैं तो उस दौरान काफी वो गर्म हो जाता है कंटेनर, तो वहां पे टेम्परेचर में चेंज आया। तो वो टेम्परेचर में चेंज कैसे आएगा? हो सकता है टेम्परेचर बढ़ जाए या हो सकता है टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए। तो इस केस में, दोनों ही केस में क्या रहेगा कि हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है। और जिन रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ जाता है यानी कि हीट इवॉल्व होती है, ऐसी रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाती हैं, एक्सोथर्मिक। तो देखिए साइंस में हमेशा आप वर्ड से सीखिए, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट यानी कि निकलना, और थर्म का मतलब आगे कहीं पे भी आए, थर्म मींस हीट या टेम्परेचर।
तो जहां जिन रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, हीट एग्जिट होती निकलती है, तो ऐसी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और जिनमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है, देनी पड़ती है हीट, ऐसी रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ओके, तो गाइज ये कुछ चीजें हैं जिनको देख के हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन को कैसे अच्छे से हम लिख सकते हैं, केमिकल इक्वेशंस को कैसे अच्छा नोटेशंस किया जाए। तो देख लीजिए, जैसे फर्स्ट एक्टिविटी है मैग्नीशियम रिबन वाली, कि मैग्नीशियम को हम लिखते हैं Mg से, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो गाइस यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट होंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो इसमें क्या है, एक्टिविटी से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का कि व्हाई यू आर एडवाइज्ड टू क्लीन द मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इट, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले आपको उसको सैंड पेपर से साफ करके जलाने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों? तो देखिए गाइस, मैग्नीशियम काफी रिएक्टिव मेटल है, वो अगर हवा में खुला छोड़ दिया जाएगा तो वो जल्दी ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर उसके सरफेस पे बन जाती है, जो कि उसको जलने में बाधित करती है, मींस वो उसको जलने नहीं देती। तो इस वजह से सलाह दी जाती है कि उसको सैंड पेपर से साफ करके ही जलाया जाए। ओके, तो ये इसका आंसर रहेगा, आपको ध्यान रखना है, समझ गए होंगे। तो अब आपको इसके दौरान क्या ध्यान रखने की एडवाइस की जाती है कि मैग्नीशियम जब रिबन जलाया जाता है तो वो डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस करता है, बहुत चमकीली ब्राइट लाइट जो है उससे निकलती है। तो आपको सलाह दी जाती है जब आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो काफी दूर रखें अपनी आईज से, क्योंकि वो बहुत चमकीली लाइट होती है, इट विल डैमेज अवर आईज। ओके, तो नेक्स्ट जो है इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में वो जो मैग्नीशियम रिबन है वो जल के नीचे राख बन के इकट्ठा हम कर लेते हैं। और एक बात आपको सलाह के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा कोई भी, देखिए कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उस मेटल का ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। और मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है वो बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक। आप ये एक्टिविटी जब कभी स्कूल में करें तो आप ध्यान रखिए कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना था ये भी मेटल का ही ऑक्साइड है, तो इसकी जो ऐश यानी कि जो राख बनी है वो बेसिक हो जाएगी। यदि आप उसको वाटर में मिलाएंगे, कम पानी में उसको आप मिलाएंगे, तो उस समय वो जो है बेसिक नेचर का हो जाएगा। आप इस पे लिटमस टेस्ट करके देखेंगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू मींस इट इज बेसिक इन नेचर। ओके गाइस, तो ये था। और इसके लिए अब बात आती है, ये इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस है। अनबैलेंस मींस हमने एक, देखिए अगर हम कंपेयर करें, मैग्नीशियम रिएक्टेंट में कितने हैं? एक मैग्नीशियम है, इस एरो मार्क से पहले रिएक्टेंट में मैग्नीशियम एक है, यहां पे भी एक है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस मींस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बराबर करना पड़ेगा, उनका मास बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Means mass can neither be created nor be destroyed during the chemical reaction. We can say the total mass of reactant is always equal to mass of product. तो यहां से कुछ जाहिर हो रहा है कि इसका मतलब ऑक्सीजन का जो यहाँ पे मास देखा जाए, यानी कि यहाँ से कुछ कम हुआ है प्रोडक्ट में, तो ये लॉ जो है वो फेल होता है यहाँ पे। तो इस लॉ के फेलियर से बचने के लिए हम इसको बैलेंस करेंगे। तो क्वेश्चन बनता है यहां से, अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाई वी शुड बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस।
Why we should balance the chemical equation, हमें क्यों बैलेंस करनी चाहिए केमिकल इक्वेशन? तो आंसर यही रहेगा, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसको सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि कोई लॉ फेल ना हो, तो हमें इसको बैलेंस करना चाहिए। और देखिए बैलेंसिंग में क्या ऐसे 2 लगा सकता हूं मैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए जैसे ये H है, ये H2 है और ये है 2H, तो इन सब में काफी अंतर है। ये जो H है ये क्या है? एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। और ये जो H2 है ये मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जब 2 या 2 से अधिक एक जैसे एलिमेंट आपस में मिलते हैं। H2 कब बना होगा? H प्लस H मिलने के बाद, यानी कि 2 एक जैसे एलिमेंट आपस में मिले हैं तो मॉलिक्यूल बनेगा। और ये जो है 2H, ये 2 क्या बता रहा है? उसके एटम्स हैं। ये 2 एटम्स हैं, किसके? हाइड्रोजन के। तो ध्यान रखिए, यानी कि एटम्स का मतलब वी कैन से उसका मास है या उसकी कंसंट्रेशन है, यानी कि कितना मास रहेगा हाइड्रोजन का। तो कभी भी हमें जो बैलेंस करते समय ध्यान रखना है, तो हम उनके एटम्स में चेंज ला सकते हैं, ना कि मॉलिक्यूल में, क्योंकि मॉलिक्यूल तो उसकी प्रॉपर्टीज ही बदल देता है टोटली। हमें प्रॉपर्टी नहीं चेंज करनी है, हम उसमें सिर्फ एटम्स में चेंज लाएंगे, ताकि जो है वो बैलेंस हो जाए और लॉ जो है सेटिस्फाई रहे। तो चलिए देख लेते हैं इनको सेटिस्फाई करने के लिए। मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम 1 है, ये 2 है, लेकिन इसको देखें तो ये 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 कहां लगा सकते हैं हम? इस पूरे के कंपाउंड के आगे। ये क्या है? एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड के सामने हम 2 लगा सकते हैं। तो अब आप देखिए क्या अंतर आया। मैग्नीशियम 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। अब ऑक्सीजन तो यहाँ 2 है, लेकिन मैग्नीशियम 1 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? आगे 2 लगा देंगे। तो अब ये क्या हो गई? बैलेंस। तो इस तरीके से कोई भी इक्वेशन है उसको बैलेंस किया जाता है। आप और ट्राई कर लेते हैं। देखिए जैसे N2 प्लस H2, अमोनिया बन जाता है NH3। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। तो देखिए नाइट्रोजन कितनी है यहाँ पे? 2, और यहाँ पे क्या है? 1। अनबैलेंस है, इसको बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 2, और यहाँ पे 3। तो गाइस 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल देख लेते हैं। 2 और 3 का होता है 6, तभी वो बैलेंस हो पाएगी। तो देखो अगर यहाँ पे मैं 2 लगा दूं, नाइट्रोजन 2 और नाइट्रोजन क्या हो गए? 2, ठीक बात है। लेकिन अब ये 2 तो इसके साथ भी होगा, तो हाइड्रोजन 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितने हो गए? 6। ये प्लस नहीं होते हैं, जैसे 3 और 2 5 ऐसे नहीं होंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि ये मल्टीप्लाई रहते हैं। 3 2 जा 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यदि इसके सामने मैं 3 लगा दूं तो क्या हो जाएगा? ये 3 2 जा 6। अब हाइड्रोजन 6 है, इधर भी 6 है। नाइट्रोजन 2 है, इधर भी 2 है। इस प्रकार से कोई भी इक्वेशन है वो बैलेंस की जाती है। तो चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, और भी इक्वेशन बोल देता हूं मैं। गाइस लिखिए, जैसे मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मीथेन होता है CH4। मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यही बोला गया होगा। देखिए मीथेन प्लस ऑक्सीजन, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखते हैं प्लस वाटर H2O। तो इसको बैलेंस करना है, चेक करते हैं। कार्बन कितना है? 1, और रिएक्टेंट में कोई कार्बन नहीं है, प्रोडक्ट में कार्बन 1। ओके। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। यहां पे कितने हैं? 2। तो इसको 2 लगा दें अगर, तो कितने हो गए? 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4, यानी कि CH4 बैलेंस हो गया। यहां से C और H भी बैलेंस हो गया। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और 2 2 जा, सॉरी 2 तो ये हो गए प्लस 2 ये है,
तो 4 ऑक्सीजन इधर प्रोडक्ट में है, रिएक्टेंट में केवल 2 है, तो अगर इसके सामने भी 2 लगा दें तो ये क्या हो गया 4, और ये भी क्या हो गए 2 + 2 4। इस प्रकार से कोई इक्वेशन बैलेंस की जा सकती है। एक और बोल देता हूं जो आपको चेक करनी है बैलेंस करके। पोटेशियम क्लोरेट होता है KClO3। इसको जब हम हीट करते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी यहाँ पे, तो ये बनेगा पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, ये इन प्रोडक्ट्स में स्प्लिट होगा। तो ध्यान रखिए आप इसको बैलेंस कैसे करेंगे। देखिए पोटेशियम एक है, यहाँ पे भी एक है, क्लोरीन एक है, यहाँ पे Cl मींस क्लोरीन, यहाँ पे भी Cl एक है, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ 3, और ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 2, गड़बड़। तो ऐसे में क्या करेंगे हम कॉमन मल्टीपल देख लेते हैं इनका कि यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो कॉमन मल्टीपल 6 मिलेगा। तो इसको यदि मैं 3 लिख देता हूं तो ये हो गए 6, और इसके सामने यदि 2 लगा देता हूं तो अब ऑक्सीजन कितने हो गए 3 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और यहाँ पे 6। अब पोटेशियम कितना है, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे तो 2 और 2, क्लोरीन भी 2 और 2। नाउ इट इज बैलेंस्ड। तो इस प्रकार से हम बैलेंसिंग करके देखेंगे, बहुत आसान है, सिंपल तरीके से हमें ये इसी प्रकार से हम 2 3 किसी के आगे लगाएंगे और बैलेंस करेंगे। तो गाइस चलिए एक बार आप भी प्रैक्टिस करते हैं, आपके लिए कुछ होमवर्क देता हूं। मैं आपको कुछ रिएक्शंस बोल रहा हूं जो कि आपको इक्वेशन बनानी है। जैसे कि ये मैंने सभी इक्वेशन लिखी है, साथ साथ मैंने आपको रिएक्शन भी बोली थी, जैसे मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो इसी तरीके से उनके फॉर्मूले आपको सीखने पड़ेंगे, धीरे धीरे आपको आसानी से ये याद रहने शुरू हो जाएंगे कि मीथेन होता है CH4, ऑक्सीजन O2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, इस प्रकार से याद रहने शुरू हो जाएंगे आपको। तो चलिए देखिए प्रैक्टिस करते हैं। जिंक मेटल रिएक्ट विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जिंक का फॉर्मूला होता है Zn। जिंक मेटल रिएक्ट विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। टू प्रोड्यूस मींस गिव्स, तो ये क्या बनाएगा जिंक क्लोराइड ZnCl और प्लस हाइड्रोजन गैस। मैं आपको एक चीज बता रहा था कि हमेशा यदि कोई भी मेटल, जिंक क्या है मेटल, रिएक्ट करे किसी एसिड के साथ, HCl क्या है एसिड, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हमेशा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये इक्वेशंस बनानी है। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक क्लोराइड, सॉरी जिंक क्लोराइड होता है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यानी H2। तो ये इक्वेशन बन गई। यदि बैलेंसिंग के लिए चेक करना है तो जिंक एक है, इधर भी एक है, हाइड्रोजन कितना है, सॉरी अनबैलेंस है ये, देख लिए हाइड्रोजन एक है, इधर 2 है, तो यहाँ पे क्या लगा देता हूं मैं 2। अब हाइड्रोजन 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए, क्लोरीन कितने हैं 2, यहाँ ऑलरेडी 2 है, तो ऑलरेडी ये अब 2 लगाने से बैलेंस भी हो गई। तो एक होमवर्क के लिए लिखिए आप, सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। याद रखिए सोडियम यानी कि सोडियम का फॉर्मूला Na होता है, रिएक्ट विद वाटर, वाटर का मैं नहीं बताऊंगा, आपको याद होना चाहिए। टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH होल ट्वाइस, Na और OH का ट्वाइस, इस प्रकार से ये लिखा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अलोंग विद इवोल्यूशन ऑफ गैस, और साथ में क्या बनी
गैस भी इसमें निकल रही है, साथ में हाइड्रोजन गैस प्लस H2। तो मोस्टली मैंने आपको बता ही दिया कि Na प्लस H2O गिव्स NaOH होल ट्वाइस प्लस H2। तो ये बनती है आपकी इक्वेशन, और इसको आप बैलेंस करके चेक कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बैलेंसिंग आपको आ गई है, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो देखिए सबसे फर्स्ट जो टाइप है ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, कॉम्बिनेशन मींस कंबाइन होना, जुड़ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जुड़ के एक प्रोडक्ट बना लेते हैं। जैसे इसका सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि अगर स्केलेटन लिखूं मैं तो A प्लस बी प्लस सी गिव्स ABC। तो ये क्या रहेगा, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट, प्लस का मतलब है ये अलग अलग चीजें हैं, तो अलग अलग रिएक्टेंट थे जो मिलके एक प्रोडक्ट बन गया। तो ऐसी रिएक्शन कॉम्बिनेशन होती है। आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा, कॉम्बिनेशन मींस कंबाइन होना, जुड़ना, यानी कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जुड़ेंगे, कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, द रिएक्शंस इन विच टू और मोर reactants two or more reactants combine to form a single product। तो ये रहेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का स्केलेटन। और एग्जांपल के तौर पे अभी मैंने जो लिखा था Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ये मैंने बैलेंस नहीं लिखी है, बैलेंस में यहाँ 2 लग जाता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात ये आती है कि एग्जांपल जो है वो किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट थे, दो हैं इसमें, तो दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाया इसने, तो वो एग्जांपल रहा कॉम्बिनेशन का। तो C प्लस O2 गिव्स CO2, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करेंगे बुक के थ्रू। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है पेपर में, तो आ सकता है कि व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इट्स एग्जांपल आल्सो। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, तो इनकी डेफिनेशन भी लिखेंगे आप, जो मैंने आपके सामने लिखी है, बहुत आसान डेफिनेशन, ये आप याद करेंगे और इसका एग्जांपल कोई भी आप बुक से भी याद कर सकते हैं, एक एग्जांपल जरूर याद रखें। ओके, सेकेंड टाइप की रिएक्शन होती है डीकंपोजिशन।